अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, लास्ट लेक्चर में वी हैड स्टडीड अबाउट सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, ओके। और देखिए वो हमने एग्जैक्टली ये डायग्राम पढ़ा था कि सुपरपोजिशन का क्या मतलब है। देखिए, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का क्या मतलब है। नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर द इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, ठीक है। इंटरफेरेंस याद रखिए, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डायफ्रैक्शन, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स। इंटरफेरेंस वेव्स की प्रॉपर्टी है, पार्टिकल्स इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। इंटरफेरेंस इज अ वेव प्रॉपर्टी। तो पहले आप ऐसा करें, देखिए ये दो डेफिनेशन मैंने लिखे हैं। पहले ये डेफिनेशन नंबर 2 देखें, बिकॉज ये थोड़ा सा इजी है, ये आपके बुक में लिखा है। देन आई विल बी बैक टू दिस, लेकिन पहले आप ये देखें। इंटरफेरेंस का क्या मतलब है। When two or more waves are combined with each other in such a way that the amplitude of the resultant wave is either greater या smaller than the amplitude of the individual waves, तो ऐसे फिनोमेना को, ऐसे प्रोसेस को इंटरफेरेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लुक एट ये एक रोप है, ठीक है, जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हमने पढ़ा। अगर ये स्टूडेंट इस रोप को ऊपर एक जर्क दे दें तो अ क्रेस्ट इज फॉर्म्ड, और ये भी इसे ऊपर एक जर्क दे दे तो अ क्रेस्ट इज फॉर्म्ड। These two crests are moving along the same rope in opposite direction. If they are passing through the same region at the same point at the same time, तो they superpose each other. Superposition का मतलब है कि ये क्रिस्ट के ऊपर आ जाती है, और जब ये क्रिस्ट के ऊपर आ जाती है तो याद रखें, आप लोग देखिए रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो इससे भी ज्यादा है और इससे भी ज्यादा है। तो इट मींस इन दोनों वेव्स ने आपस में इंटरफेरेंस की। अगर दो वेव्स आपस में कंबाइन हो जाती हैं इन सच अ वे कि जो रिजल्टेंट वेव बन जाती है उसका एम्पलीट्यूड इंडिविजुअल वेव्स के एम्पलीट्यूड से या ज्यादा हो गई हो या कम, तो ऐसे फिनोमेना को इंटरफेरेंस कहते हैं। मसलन इधर देखें, ये रिजल्टेंट वेव है, इस रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड इससे भी ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है। तो बस ये अंडरस्टूड है कि इस वेव ने इस वेव के साथ क्या क्या है, इंटरफेरेंस। अगर आप इधर देखें, दिस इज अ क्रिस्ट, दिस इज अ ट्रफ। देखिए ये क्रिस्ट इस डायरेक्शन में जा रही है और देखिए ट्रफ इस डायरेक्शन में आ रही है। दे आर पासिंग थ्रू द सेम रीजन and they meet at the same point at the same time। तो देखिए ये क्रिस्टल और ये ट्रफ एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं, and what happens, they cancel each other। when they cancel each other, तो आप देखिए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जीरो हो जाते हैं, क्योंकि ये एम्पलीट्यूड y1 है वो माइनस y2 है, तो y1 प्लस माइनस y2 यानी y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। अब जो रिजल्टेंट वेव बन जाती है, बिकॉज दिस रोप विल बिकम स्ट्रेटर, तो स्ट्रेटनेस का मतलब है कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जीरो हो गई। अब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इस एम्पलीट्यूड से भी कम है, उससे भी कम है, इट मींस दोनों वेव्स ने आपस में इंटरफेरेंस किया है। तो ये डेफिनेशन थोड़ा सा इजी है। लुक एट, व्हेन टू वेव्स या मोर वेव्स आर कंबाइंड विद ईच अदर इन सच अ वे that the amplitude of the resultant wave is either greater or smaller than the amplitude of the individual waves, तो ऐसे फिनोमेना को, ऐसे प्रोसेस को इंटरफेरेंस कहते हैं। अगर दो वेव्स आपस में कंबाइन हो जाती हैं और जो रिजल्टेंट वेव बन जाती है, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड अगर इंडिविजुअल वेव्स के एम्पलीट्यूड से ज्यादा है या कम है, तो बस ऐसे फिनोमेना को इंटरफेरेंस कहते हैं, ठीक है। नाउ लुक एट द फर्स्ट वन। फर्स्ट डेफिनेशन है द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, ठीक है। और सुपरपोजिशन हमने लास्ट टाइम पढ़ा था
कि अगर क्रेस्ट के ऊपर आ जाती है, ठीक है, ट्रफ के ऊपर आ जाती है, या ट्रफ क्रेस्ट के ऊपर आ जाती है, तो हम कहते हैं कि वेव्स ने आपस में सुपरपोजिशन की है, ठीक है, या दिस इज कॉल्ड सुपर इम्पोजिशन। तो देखिए, द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, लेकिन शर्त ये है कि ये जो वेव्स हैं coming from two coherent sources passing through the same region at the same time is called interference। याद रखें, इंटरफेरेंस तब पॉसिबल है अगर दो सोर्सेस आपस में कोहेरेंट हो या दो वेव्स आपस में कोहेरेंट हो। कोहेरेंट का मतलब ये है, ये कंसेप्ट चैप्टर नंबर 9 में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन याद रखें कोहेरेंसी का मतलब है या कोहेरेंट सोर्सेस का मतलब है कि दो सोर्सेस से जो वेव्स आ रही हैं, अगर इन दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम है, वेवलेंथ सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है या कंपैरेबल है, ठीक है, स्पीड सेम है, एनर्जी सेम है, और इन दोनों सोर्सेस का नेचर भी सेम है, तो फिर इंटरफेरेंस पॉसिबल है, अदरवाइज ना। नेचर का मतलब ये है, अब फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग, तो इधर साउंड बॉक्स में जो वाइब्रेटर है दैट इज अ सोर्स ऑफ साउंड। अब इस साउंड वेव्स के लिए ये सोर्स है, ये जो रॉड है वहां से लाइट आ रही है उसके लिए वो सोर्स है, तो वो सोर्स और ये सोर्स नेचर में सेम नहीं है। वो देखिए, वो लाइट वेव्स आ रही है, ये साउंड वेव्स जा रही हैं, तो लाइट वेव्स साउंड वेव्स के साथ इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। द नेचर शुड बी द सेम। वाटर वेव्स के साथ इंटरफेरेंस कर सकती है, वाटर वेव्स साउंड वेव्स के साथ इंटरफेरेंस नहीं कर सकती, वाटर वेव्स लाइट वेव्स के साथ इंटरफेरेंस नहीं कर सकती, ठीक है। साउंड के साथ इंटरफेरेंस करेगा, लाइट के साथ इंटरफेरेंस करेगी, ठीक है, वाटर वेव्स के साथ इंटरफेरेंस करती है, वगैरह वगैरह। तो कोहेरेंट सोर्सेस का मतलब है कि वो इन दोनों का नेचर सेम हो, और जो वेव्स आ रही हैं, ठीक है, वो एम्पलीट्यूड में, फ्रीक्वेंसी में, एनर्जी में, स्पीड में, ठीक है, और क्या नाम है, वेवलेंथ में अगर सेम है, तो सही सुपरपोजिशन पॉसिबल है और सही इंटरफेरेंस भी पॉसिबल है। अब फॉर एग्जांपल है, लुक इट, हमारे पास अगर ये एक वेव है, दिस इज फॉर एग्जांपल वन वेव, ठीक है, और इसके ऊपर दिस इज अनदर वेव, देखिए, लेट अस सपोज दिस इज अनदर वेव। तो आप गौर से देखें, इन दोनों वेव्स की देखिए वेवलेंथ सेम है, इनकी एम्पलीट्यूड सेम या कंपैरेबल है, इनकी एनर्जी वगैरह, वेलोसिटी और स्पीड वगैरह अगर सेम है, तो आप देखें ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज करती है। सुपर इम्पोज का मतलब है कि क्रेस्ट जो है वो एग्जैक्टली क्रेस्ट के ऊपर आ जाती है और ट्रफ एग्जैक्टली ट्रफ के ऊपर आ जाती है, तो सुपरपोजिशन टेक्स प्लेस। सुपरपोजिशन का मतलब है कि जब दो वेव्स एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं तो दे सुपर इम्पोज ईच अदर, सुपरपोजिशन टेक्स प्लेस, और इसी वजह से इन दोनों से एक रिजल्टेंट वेव बन जाती है, और इस रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड इससे भी ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है, सही है। लेकिन रिमेंबर, अगर ये इस तरह है, लेट अस सपोज अगर ये एक वेव है, and देखिए दिस इज अनदर वेव, इफ यू सी, इनका इंटरफेरेंस, इनका सुपरपोजिशन सही पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इस वेव का एम्पलीट्यूड क्या है, कम, और देखिए कि एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा है, या इसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, इसकी वेवलेंथ बहुत कम है, तो सही सुपरपोजिशन पॉसिबल नहीं है, सही इंटरफेरेंस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब गौर से देखें, याद रखें, if this wave is coming in this direction, this is also coming in this direction. If these two waves superimpose each other in such a way that the two waves are reaching in phase, अगर ये दोनों waves
पॉइंट पी पर इन फेज रीच करती है। इन फेज का मतलब है फॉर एग्जाम्पल इसके जो पार्टिकल्स है वो मीन पोजीशन से अबव है, इसके जो पार्टिकल्स है वो भी मीन पोजीशन से अबव है, सो दे रीच इन फेज। इन फेज का मतलब है कि देयर इज नो फेज डिफरेंस, यानी दे आर इन द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, so this is called in phase. If two waves reach in phase, तो याद रखिए constructive interference takes place. ऐसी interference को we call constructive interference. यानी interference के दो types है, constructive and destructive. अगर दो waves एक यहाँ पर आउट ऑफ फेज रीच करती है, देखिए दिस वेव इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, दिस इज आल्सो कमिंग इन दिस डायरेक्शन। यहाँ पर जब ये क्रिस्ट आता है तो पार्टिकल्स अबव द मीन पोजीशन है, और यहाँ पर जो ट्रफ आता है पार्टिकल्स बिलो द मीन पोजीशन है। तो अगरचे मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड में सेम है, बट दे गो इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दे आर आउट ऑफ फेज बाय एन एंगल ऑफ 180. Therefore, they cancel the effect of each other and destructive interference takes place. Please remember, अगर दो waves किसी पॉइंट पर इन फेज रीच करते हैं, if there is no phase difference, if they reach in phase, तो जो रिजल्टेंट वेव बन जाती है उसका एम्पलीट्यूड इंडिविजुअल वेव्स के एम्पलीट्यूड से ज्यादा होगा। अगर दो वेव्स आउट ऑफ फेज रीच करती है, मतलब एक का क्रेस्ट आता है दूसरे का ट्रफ आता है, दे रीच आउट ऑफ फेज बाय एन एंगल ऑफ 180, so they cancel the effect of each other and we say destructive interference takes place. Okay? अब फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं कि ये स्टूडेंट सपोज फेज 6 में रहता है, हैदराबाद में ये भी फेज 6 में रहता है, इसका मतलब है दे आर इन द सेम फेज। तो फेज डिफरेंस क्या है? जीरो। देयर इज नो फेज डिफरेंस बिकॉज दे आर इन द सेम फेज। लेकिन अगर ये फेज 3 में रहता है वो फेज 6 में रहता है तो देयर इज द फेज डिफरेंस। तो अगर ये फेज डिफरेंस 180 है तो दे कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, और अगर ये फेज डिफरेंस 0 है तो दे सुपरइम्पोज ईच अदर इन सच अ वे दैट द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस। Therefore, interference of waves को हम दो में डिवाइड करते हैं, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, अगर ये वेव और ये वेव यहाँ पर इन फेज रीच करती है तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है एंड दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर ये वेव और ये वेव यहाँ पर आउट ऑफ फेज रीच करती है तो they cancel the effect of each other and destructive interference takes place. अच्छा, एक बात आप याद रखिए, अगर दो वेव्स की वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी वगैरह वगैरह सब कुछ आपस में मैच कर रही है, ठीक है, तो इस केस में लुकिए, इस वेव का जो क्रेस्ट है वो एग्जैक्टली इसके क्रेस्ट के ऊपर है और ये ट्रफ एग्जैक्टली इसके ट्रफ के ऊपर है। तो प्लीज रिमेंबर, ऐसे इंटरफेरेंस को वी कॉल टोटल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या दिस इज कॉल्ड कंप्लीट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंप्लीट या टोटल का मतलब है कि इसमें डिस्ट्रक्टिव नहीं है, दिस इज कॉल्ड टोटल कंस्ट्रक्टिव। अब फॉर एग्जांपल है, अगर ये इस तरह है, सपोज दिस इज वन वेव और दिस इज अनदर वेव, दूसरी वेव इस तरह है, दिस इज अनदर वेव। If you see, इस केस में इस वेव का कुछ क्रिस्टल इसके ऊपर है, कुछ नहीं है, लेकिन इस वेव का इतना क्रिस्टल, देखिए इसके इतने क्रिस्टल के ऊपर है, बाकी नहीं है, ये न कंप्लीट कंस्ट्रक्टिव है न कंप्लीट डिस्ट्रक्टिव है, इसे पार्शियल कंस्ट्रक्टिव पार्शियल डिस्ट्रक्टिव कहते हैं। सिमिलरली आप देखिए, ये ट्रफल और ये क्रिस्टल इफ दे रीच आउट ऑफ फेज हियर, ये कंप्लीटली एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, एक दूसरे को कैंसल करते हैं और एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट वेव का बिल्कुल जीरो हो जाता है। तो ऐसे इंटरफेरेंस को टोटल डिस्ट्रक्टिव कहते हैं। टोटल डिस्ट्रक्टिव का मतलब है कि इसमें कंस्ट्रक्टिव नहीं है, समझ आ रही है? शाबाश। टोटल डिस्ट्रक्टिव का मतलब है कि इसमें कंस्ट्रक्टिव नहीं है। अब आप याद रखें, इंटरफेरेंस के लिए कुछ कंडीशंस हैं।
ठीक है। इंटरफेरेंस कब पॉसिबल है? याद रखिए बुक में वो कंडीशंस लिखे हैं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं। देखिए basic conditions for interference. Basic conditions for interference. शाबाश। याद रखिए एक कंडीशन ये है, बेसिक कंडीशन ये है कि जो एक कंडीशन नंबर 1 ये है कि टू वेव्स तब इंटरफेरेंस कर सकती है इफ दे आर फेज कोहेरेंट। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन नंबर 1 ये है कि द टू वेव्स मस्ट बी फेज कोहेरेंट। फेज कोहेरेंट का मतलब है कि जिन सोर्सेज से ये वेव्स आ रही हैं दे शुड बी द सेम इन नेचर, the waves should have the same wavelength, same frequency, same amplitude, same speed, same energy। तो फिर सही सुपरपोजिशन पॉसिबल है, इंटरफेरेंस पॉसिबल है, अदरवाइज ना। तो कंडीशन नंबर 1 ये है कि the two waves must be phase coherent। नंबर 2 कंडीशन ये है कि the two waves should pass through the same region at the same time। देखिए ये बार बार हमने पढ़ा है कि अगर ये दोनों वेव्स सेम रीजन से एट द सेम टाइम गुजर जाती है तो इंटरफेरेंस पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। और याद रखिए नंबर 3 ये है कि आपके बुक में लिखा है कि द टू वेव्स शुड ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। लेकिन याद रखिए जरूरी नहीं है, इंटरफेरेंस सेम डायरेक्शन में भी पॉसिबल है, ऑपोजिट डायरेक्शन में भी पॉसिबल है, जिस तरह आप लोगों ने देखा। अगर दो ये हम आगे फिर पढ़ेंगे, टू वेव्स आर गोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन अलोंग द सेम लाइन सो दे फॉर्म स्टैंडर्ड वेव्स। और नंबर 4 ये है कि द टू वेव्स शुड सेटिस्फाई द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अगर दो वेव्स सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ओबे कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, तो इंटरफेरेंस पॉसिबल है, अदरवाइज ना। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है कि y = y1 + y2 up to yn। If this condition is this basic principle is satisfied, interference possible है, अदरवाइज ना। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में दिन we will discuss conditions for constructive interference अलग और destructive अलग। Thank you very much। Dear students, last time we were discussing interference of waves। Okay, interference of waves से पहले हमने डिस्कस किया था सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। याद रखिए सुपरपोजिशन इज द बेसिक प्रिंसिपल फॉर इंटरफेरेंस। यानी वेव्स तब इंटरफेरेंस कर सकती है इफ दे कैन डू सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन का मतलब है कि जब क्रिस्ट ट्रफ के ऊपर या क्रिस्ट ट्रफ क्रिस्ट के ऊपर आ जाती है तो दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन। So superposition is the basic principle for interference, and then we studied interference। तो interference में हमने ये पढ़ा था कि जब दो waves आपस में combine हो जाती है in such a way कि जो resultant wave बन जाती है उसका amplitude individual waves के amplitude से या ज़्यादा हो और या कम, ये हमने डिस्कस किया था। अगर ज़्यादा है तो ऐसे इंटरफेरेंस को कंस्ट्रक्टिव कहते हैं, और अगर कम है तो ऐसे इंटरफेरेंस को डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, डू यू रिमेम्बर? फिर हमने कंडीशंस ऑफ इंटरफेरेंस पढ़े थे। कंडीशंस ऑफ इंटरफेरेंस देखिए, एक कंडीशन ये था, ठीक है, कि टू वेव्स कैन डू इंटरफेरेंस तब, ठीक है, if the waves are phase coherent। this was condition number 1। दो waves तब इंटरफेरेंस कर सकती है if they are phase coherent।
और देखिए फेज कोहेरेंट का मतलब ये था कि अगर दोनों वेव्स का के जो सोर्सेज हैं इनका नेचर सेम है, वेवलेंथ सेम या कंपैरेबल है, एम्पलीट्यूड सेम या कंपैरेबल है, फ्रीक्वेंसी सेम है, स्पीड सेम है, एनर्जी सेम है, तो इंटरफेरेंस पॉसिबल है, अदरवाइज ना। दूसरा कंडीशन ये था कि two waves can do interference तब if these waves are passing through the same region at the same time। और तीसरा कंडीशन ये था कि these two waves should go along the same direction, अगरचे ऑपोजिट में भी इंटरफेरेंस पॉसिबल है। और लास्ट कंडीशन ये था कि दो वेव्स तब इंटरफेरेंस कर सकती है if they satisfy the superposition principle। ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अगर सेटिस्फाई करती है तो द वेव्स कैन डू इंटरफेरेंस, अदरवाइज ना। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या था कि y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y। ठीक है, अब आप याद रखें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए अलग कंडीशंस हैं, डिस्ट्रक्टिव के लिए अलग है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव का मतलब ये था जो हमने पढ़ा था कि जब क्रिस्ट के ऊपर और ट्रफ के ऊपर आ जाती है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड कम हो जाता है। जब क्रिस्ट ट्रफ या ट्रफ क्रिस्ट के ऊपर आ जाती है तो एम्पलीट्यूड कम हो जाता है। लेकिन रिमेंबर, अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन है और वो कंडीशन ये है कि अगर दो वेव्स के दरमियान पाथ डिफरेंस, इस D का मतलब है पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस का क्या मतलब है? आई एम कमिंग टू दिस। ठीक है, अगर दो वेव्स के दरमियान पाथ डिफरेंस यानी D, फॉर एग्जांपल इफ इट इज m lambda, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल टेक प्लेस, वेयर m का मतलब है इट इज एन इंटीजर which is 0, 1, 2, 3 and so on. For example, अगर आप m की जगह 0 लेंगे तो the path difference will be 0। आप m की जगह 1 लेंगे तो lambda, m की जगह 2 लेंगे 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda and so on। Please remember, अगर दो waves के दरमियान path difference या बिल्कुल 0 है और या 1 लेम्डा है, 2 लेम्डा, 3 लेम्डा, 4 लेम्डा, यानी अगर ये पाथ डिफरेंस या 0 है और या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेम्डा है, यानी 1 लेम्डा या 2 लेम्डा या 3 टाइम्स ऑफ लेम्डा, 4 टाइम्स ऑफ लेम्डा, यानी होल नंबर, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस, अदरवाइज ना। अब पाथ डिफरेंस का क्या मतलब है? लोकेट ये पाथ डिफरेंस और ये चीजें चैप्टर नंबर 9 में दोबारा हम पढ़ेंगे, लेकिन वो लाइट के लिए हैं। ठीक है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वगैरह में ये पाथ डिफरेंस और ये चीजें दोबारा भी पढ़ेंगे। यहाँ पर हम मैकेनिकल वेव्स के लिए इसे पढ़ते हैं। लोकेट फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर एक स्टूडेंट है, दिस इज सपोज स्टूडेंट ए और ये है स्टूडेंट बी। इस स्टूडेंट ए के साथ एक रोप है और देखिए स्टूडेंट बी के साथ भी एक रोप है। ठीक है, अगर ये इसे एक जग दे दे तो देखिए इसमें वेव्स आर सेट अप। ये इसे ऊपर जग दे दे तो यानी अगर ये सोर्स और ये सोर्स बिल्कुल कोहेरेंट है, मतलब ये स्टूडेंट इस रोप को जितनी एनर्जी से ऊपर जग देता है तो ये भी सेम एनर्जी से ऊपर जग देता है। तो यहाँ पर जो वेव्स पैदा हो रही हैं दे आर कोहेरेंट, यानी इनके एम्पलीट्यूड्स, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, नेचर, स्पीड सब कुछ अगर सेम है तो लोकेट आप मुझे ये बताएं, अगर ये दोनों वेव्स यहाँ पर रीच करती है तो इनमें कोई पाथ डिफरेंस नहीं है। जितना डिस्टेंस ये वेव कवर कर रही है
सेम डिस्टेंस ये वेव कर रही है, इनके दरमियान पाथ डिफरेंस नहीं है. देयर इज नो पाथ डिफरेंस because they are traveling the same paths. Okay, no path difference is there. तो ये अंडरस्टूड है कि अगर इस वेव का यहाँ पर क्रेस्ट आ जाती है तो इस वेव का भी यहाँ पर क्रेस्ट आ जाती है, यानी they reach at the same point at the same time in phase. in phase का मतलब है कि जब क्रेस्ट के ऊपर आ जाती है. तो आप मुझे ये बताएं what will happen? Constructive interference will take place. और आप देखिए इस रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड बन जाएगा, या अगर इस वेव का सपोज यहाँ पर ट्रफ आता है तो इसका भी यहाँ पर ट्रफ आ जाएगा और they will reach in phase. देखिए they will reach in phase at the same point at the same time in the same region, yani all the conditions of interference are satisfied, and we say constructive interference will take place because there is no path difference. The path difference is equal to 0. ठीक है, there is no path difference. ठीक है, और देखिए अगर ये इस तरह है, देखिए गौर से देखिए, सपोज ये है सोर्स ए या स्टूडेंट ए, ठीक है, which behaving like a source for generating the waves. देखिए इसके साथ ये रोप है and this is another student. देखिए इसके साथ भी रोप है, let us suppose. ठीक है, इस केस में आप देखिए, आप मुझे ये बताएं अगर आप यहाँ पर वेव जेनरेट करें तो ये ऊपर वाली वेव ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है या नीचे वाली? नीचे वाली. इसका मतलब है कि दोनों में देयर इज अ पाथ डिफरेंस. अब कितना पाथ डिफरेंस है? तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करें, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करें. इसका मतलब है कि इतना पाथ डिफरेंस इस वेव ने उस वेव से ज्यादा है. ठीक है, अगर आप यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करें, ठीक है, अब लुक एट, सपोज अगर ये एक वेव है, मसलन दिस इज वन वेव. देखिए अगर इन वेव्स और इन वेव्स के दरमियान में जो पाथ डिफरेंस है ये एक वेव है, तो एक वेव का मतलब ये है, अगेन प्रोबेबिलिटी ये है कि अगर इस वेव का यहाँ पर क्रेस्ट आता है तो इसका भी यहाँ पर क्रेस्ट आ जाएगा, क्योंकि जो पाथ डिफरेंस है ये होल नंबर है, ये एक वेव है, तो प्रोबेबिलिटी ये है कि अगर इसका क्रेस्ट आते इसका भी क्रेस्ट आ जाएगा, और अगर इसका ट्रफ आते तो इसका भी ट्रफ. तो अगेन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल टेक प्लेस. इज इट? अगर ये पाथ डिफरेंस एक वेव ना दो वेव्स है, टू वेव्स है, टू लैम्डा है, तो अगेन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. अगर 3 है अगेन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल टेक प्लेस, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ये है कि whenever the path difference is 0, so at the same point at a particular point the two waves will reach in phase. in phase का मतलब है कि क्रेस्ट के ऊपर, ट्रफ के ऊपर आ जाएंगे. दिस इज द प्रोबेबिलिटी. लेकिन अगर ये पाथ डिफरेंस 1 लैम्डा है, 2 लैम्डा है, 3 लैम्डा है, 4 लैम्डा है, यानी होल लैम्डा है, तो अगेन प्रोबेबिलिटी ये है कि क्रेस्ट और ट्रफ के ऊपर आ जाती है एंड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल टेक प्लेस. नाउ यू विल हैव टू रिमेंबर, और याद रखिए इसके बाद जो टॉपिक है वो है इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स. इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स में भी the same conditions are applicable. These conditions are applicable even to light waves. ठीक है, these are applicable to water waves वगैरह वगैरह. Now we are going to study conditions for destructive interference. ठीक है, conditions for destructive interference. देखिए, for destructive interference, this is number 2. Conditions for destructive interference.
this is number 2. याद रखिए डिस्ट्रक्टिव कंडीशन का कंडीशन ये है कि if this path difference is m plus half into lambda, ठीक है, तो destructive interference will take place. किस तरह I am coming to this, and where again ये जो m है this is 0, 1, 2, 3, 4, 5 and so on. अच्छा ना लुकिए, इस इक्वेशन में आप n की जगह 0 पुट करें तो पाथ डिफरेंस आ जाए। देखिए n की जगह 0 पुट करें तो देखिए ये आ जाएगा लैम्डा बाय 2, 0 प्लस हाफ मल्टीप्लाई बाय लैम्डा तो लैम्डा आ जाएगा। अगर आप n की जगह 1 पुट करें तो 1 प्लस हाफ 3 बाय 2, आप देखिए यू विल गेट 3 लैम्डा बाय 2। आप इधर 2 पुट करें 2 प्लस हाफ 5 बाय 2 तो यू विल गेट 5 लैम्डा बाय 2 एंड सो ऑन। तो प्लीज रिमेंबर, अगर दो वेव्स के दरमियान पाथ डिफरेंस या लैम्डा बाय 2 है, लैम्डा बाय 2 मींस हाफ लैम्डा यानी हाफ वेव, या 3 लैम्डा बाय 2 है, या 5 लैम्डा बाय 2, या 7 लैम्डा बाय 2, या 9, 11, ठीक है, वगैरह वगैरह, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल टेक प्लेस। क्यों? क्योंकि इस केस में अगर ये सपोज एक लैम्डा नहीं है, दिस इज नॉट 1 लैम्डा, इफ इट इज लाइक दिस, if this is suppose this is one wave, or this is, what is this? ये देखो, ये है लैम्डा बाय 2, फिर लैम्डा बाय 2, फिर लैम्डा बाय 2, तो लैम्डा बाय 2 का अगर आप 3 दफा ऐड करें तो 3 लैम्डा बाय 2, ये 3 लैम्डा बाय 2 है। तो देखिए 3 लैम्डा बाय 2 का ये मतलब है ये अंडरस्टूड है, क्योंकि इसमें हाफ हाफ आ गई, 3 लैम्डा बाय 2 है, तो ये अंडरस्टूड है। सपोज अगर इस वेव का यहाँ पर क्रिस्ट आता है तो इसका ट्रफ होगा, या अगर इसका ट्रफ है तो इसका क्रिस्ट होगा। तो यहाँ पर अगर एक का सपोज एक का इधर क्रिस्ट आ जाती तो दूसरे का ट्रफ आ जाएगा, so they will cancel the effect of each other and destructive interference will take place, ठीक है। तो प्लीज रिमेंबर, अगर दो वेव्स के दरमियान पाथ डिफरेंस या लैम्डा बाय 2 है और या ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 है, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 यानी लैम्डा बाय 2 का 3 टाइम्स या 5 टाइम्स या 7 टाइम्स या 9 या 11, तो अगेन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल टेक प्लेस। तो प्लीज रिमेंबर, 2 लैम्डा बाय 2 ना, गौर से देखिए, 2 लैम्डा बाय 2 ना, क्योंकि अगर आप इधर देखिए 2 लैम्डा बाय 2, इससे लैम्डा आ जाएगा, which is the condition for constructive. Are you getting me? Yes sir. आ जाओगे। अगर ये 4 लैम्डा बाय 2 है तो 4 लैम्डा बाय 2 का मतलब है 2 लैम्डा, which is the condition for constructive. And if this is 6 lambda by 2, you will get 3 lambda, which is the condition for constructive. तो प्लीज रिमेंबर, अगर दो वेव्स के दरमियान पाथ डिफरेंस या लैम्डा बाय 2 है या ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 है, यानी 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2, 7 लैम्डा बाय 2, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल टेक प्लेस। तो रिमेंबर, these conditions यानी conditions for constructive and destructive interference, इन conditions को हम आगे टॉपिक्स में इवन चैप्टर नंबर 9 में लाइट के लिए अप्लाई करके इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।